नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आगरा क्लासेस में फिर एक बार। तो आज हमारा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ज्योग्राफी की पहली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं आगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाकर। और ये दूसरी हमारी वीडियो है। दूसरी वीडियो में टॉपिक छोटा सा है और सेकेंड टॉपिक है। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है, आप देख लीजिए, क्लास नंबर 2 है। टॉपिक है समुद्री सीमाएँ। तो ये थोड़ा सा मानचित्र बना हुआ है आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी का, भूगोल का, भारतीय भूगोल में। तो देखिए, सीमाओं की बात करते हैं। समुद्री सीमाएं हैं टॉपिक, तो समुद्री सीमाओं की बात करते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ शुरू करने से पहले। भारत में 9 राज्य समुद्र से सीमा स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। कितने राज्य हैं? 9 राज्य जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। अब देखिए, 9 राज्यों के समुद्री सीमा, कोस्टल एरिया के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश में कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो इधर आ जाते हैं सबसे पहले पश्चिमी भारत में। तो देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को इस तरीके से अगर डिजाइन कर देते हैं, यहाँ तक बना देते हैं, तो हिस्सा हो जाएगा हमारा कौन से राज्य का? गुजरात का। ये गुजरात वाला हिस्सा हो जाएगा। गुजरात के बाद नीचे जो राज्य आएगा, सेकंड राज्य की बात करें जो सीमा बनाता है, यहाँ तक इसे बना लेते हैं, तो ये राज्य हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र। सभी समुद्री राज्य हैं जो ये अरब सागर से लगे हैं, पश्चिमी भारत के राज्य हैं। महाराष्ट्र के बाद छोटा सा राज्य है गोवा। छोटा सा राज्य है गोवा, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। गोवा के बाद आप अगले राज्य की तरफ चलेंगे, नीचे बनाएंगे इस राज्य को, तो ये राज्य आपके सामने है कर्नाटक। गोवा के बाद भारत में जो राज्य की स्थिति है वो कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद आप अगला राज्य यहाँ तक पढ़ेंगे, बिल्कुल दक्षिण तक, तो यहाँ जो राज्य की स्थिति है वो केरल राज्य आता है इस तरफ। तो ये भारत के पश्चिमी राज्य हैं। और सभी के सभी राज्य जो सीमा बनाते हैं वो कौन से सागर से सीमा बनाते हैं? अरब सागर। ये अरब सागर से सीमा बनाते हैं सारे राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब इस तरफ आ जाएंगे। इस तरफ यदि बात करें तो यहाँ से आप ऐसे राज्य ले लेंगे, तो एक राज्य है दक्षिण में, केरल के बगल में ही बिल्कुल, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु राज्य है जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। इसके अलावा तमिलनाडु के ऊपर बात करेंगे तो एक राज्य आप यहाँ से इस तरीके से ले लेंगे और ऐसे करके ये मिला हुआ है। राज्य का नाम है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है अगला राज्य तमिलनाडु के ऊपर। और आंध्र प्रदेश से ऊपर इस तरीके से राज्य एक आता है जो सीमा आपस में मिलाते हैं। अगला राज्य आता है उड़ीसा। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है, ओडिशा भी से बोलते हैं। और उड़ीसा से ऊपर जो सीमा है, जो सीमा बनाता है एक राज्य, वो इस तरीके से आ जाता है। यहाँ आपने पढ़ रखा होगा पश्चिम बंगाल। तो आप गिनेंगे तो 9 राज्य हो जाएंगे ये, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 1 9। तो मैंने आपको बताया था भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं या समुद्र से सीमा स्पर्श करते हैं कहीं ना कहीं। तो पश्चिमी राज्य अरब सागर से सीमा बनाते हैं। ये अरब सागर है इस साइड में, इस साइड में जो लगा हुआ है वो इस तरीके से अरब सागर लगा हुआ है यहाँ तक। और पूर्वी दिशा में आएंगे तो इधर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से ये राज्य सीमा बनाते हैं, भारत के पूर्वी राज्य बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। तो इन्हीं राज्यों की समुद्री सीमाओं की बात करते हैं। तो देखें, सबसे पहले गुजरात की तरफ आ जाते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ। गुजरात की बात करते हैं। मैं आपको सागर बता चुका हूँ। देखिए, गुजरात का जो समुद्री हिस्सा है, ये सारे राज्य अरब सागर से स्पर्श करते हैं सीमा। तो गुजरात का जो हिस्सा है, समुद्री हिस्सा, इसकी जो सीमा रेखा है उसे बोला जाता है, इस तरफ आप समझ लेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ, सरक्रीक। सरक्रीक रेखा कहा जाता है गुजरात के समुद्री तट वाले हिस्से को, या गुजरात के समुद्री एरिया को सरक्रीक के नाम से जाना जाता है। सर क्रीक को एक नाम और दिया गया है, इसे आप लिख लेंगे कोरी क्रीक के नाम से भी जाना जाता है। सर क्रीक को कोरी क्रीक भी कहते हैं और सर क्रीक भी बोलते हैं। एक अंग्रेज था, तो सीमा विभाजित करने के लिए उस अंग्रेज के नाम पर ही नाम पड़ गया कोरी क्रीक या सर क्रीक। तो गुजरात के
समुद्री एरिया को या समुद्री क्षेत्र को जो अरब सागर से स्पर्श करता है उसे सरक्रीक के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे और इसे ब्रैकेट में याद रखेंगे, कोरी क्रीक कहते हैं। अब आते हैं नीचे महाराष्ट्र की तरफ, गुजरात के बाद। तो महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक, अगर तीनों राज्यों में बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ पर जो समुद्री सीमा का नाम है मैं आपको बता देता हूँ, वो कॉमन समुद्री सीमा जानी जाती है। आप ऐसे समझ लीजिए, समुद्री सीमा तीनों राज्यों में कॉमन नाम से जानी जाती है। तो क्या बोलते हैं देखिए, या तो यहाँ समुद्री तट को कन्नड़ के नाम से जाना जाता है, या समुद्री तट को यहाँ पर कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, या तो कन्नड़ तट या फिर कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे। महाराष्ट्र में कन्नड़ तट कहते हैं, गोवा में कन्नड़ तट कहते हैं और कर्नाटक में भी कोंकण या कन्नड़ तट कहा जाता है। कहने का मतलब इनका जो समुद्री क्षेत्र है या समुद्री एरिया है पूरा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका का कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। नोट करेंगे इस बात को। फिर इसके बाद दक्षिण में है बिल्कुल कौन सा राज्य, केरल है। यहाँ पर केरल का जो समुद्री क्षेत्र है या केरल का जो समुद्री एरिया है, इसे बोलते हैं यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बार आता है, मालाबार। मालाबार समुद्री तट, मालाबार समुद्री तट के नाम से केरल का जो एरिया है वो जाना जाता है। आप इस बात को भी याद रखेंगे। मालाबार समुद्री तट कौन से राज्य को बोलते हैं, केरल को बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, मालाबार काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ों के उत्पादन के लिए। देखिए, यहाँ उत्पादन होता है मोनाजाइट बालू का, मोनाजाइट बालू का उत्पादन होता है। या इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ जो उत्पादन होता है या इस बालू से जो निकाला जाता है वो थोरियम भी निकाला जाता है और मोनाजाइट बालू भी निकाला जाता है। इनका जो प्रयोग होता है मोनाजाइट बालू का या थोरियम का, वो विद्युत बनाने के लिए, लाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मालाबार समुद्री क्षेत्र में मोनाजाइट बालू और थोरियम का उत्पादन करता है बड़े पैमाने पर। ये एरिया कोरी क्रीक हो गया, सर क्रीक हो गया और ये एरिया कन्नड़ या कोंकण तट हो गया। तो ये समुद्री तटों के नाम है पश्चिमी भारत में। अब बात करते हैं, इधर आ जाते हैं पूर्वी भारत में। तो ये बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं सभी राज्य। तो देखिए, तमिलनाडु का जो हिस्सा है पूरा तमिलनाडु का, रामेश्वरम तक या धनुषकोडी तक, लास्ट का जो स्थान है तमिलनाडु का, उस जगह का नाम है धनुषकोटी। अंतिम जो स्थान है तमिलनाडु में उसे बोलते हैं धनुषकोटी के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम के बाद ये पड़ती है, अंतिम स्थान है जहाँ से फिर हिंद महासागर की सीमा लगती है। इधर कौन सा सागर है, हिंद महासागर है नीचे, अगर बात करें तो आपको। तो देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों का जो समुद्री क्षेत्र है, दोनों का जो समुद्री एरिया है या समुद्री क्षेत्र है, उसे यहाँ पर बोला जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये भी समुद्री एरिया, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल समुद्री क्षेत्र तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल की खासियत मैं आगे भी पढ़ाऊंगा अगले टॉपिक में, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप नोट कर लेंगे। कोरोमंडल जो समुद्री एरिया है, इस पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ये तट वर्षा प्राप्त करता है कौन से मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। ये तट सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है कोरोमंडल तट। उत्तर पूर्वी मानसून मतलब बंगाल की खाड़ी से जो भी पानी वर्षा होती है उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला समुद्री तट है ये। और दूसरी खासियत है कि भारत में सेकंड, इसका मैं पॉइंट बता देता हूँ, सर्दियों में वर्षा प्राप्त करता है ये इलाका, सर्दियों में वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा तट, कोरोमंडल तट सर्दियों में वर्षा प्राप्त करता है। यदि आपसे कहेगा कि राज्य बता दीजिए, तो राज्य तमिलनाडु है जो सर्दियों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है उत्तर पूर्वी मानसून से, ना कि आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश के हिस्से को भी कोरोमंडल कहते हैं, लेकिन इसके आगे जो हिस्सा तमिलनाडु वाला है जहाँ तक, ये सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। देखिए आगे बात करते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ बंगाल की खाड़ी को। आगे उड़ीसा में बात करते हैं। देखिए उड़ीसा के समुद्री क्षेत्रों को क्या बोलते हैं,
जो उड़ीसा का एरिया है इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। इसे मैं हटा देता हूं, आप समझ गए होंगे। 9 समुद्री राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। उत्तरी सरकार तट बोलते हैं उड़ीसा के समुद्री क्षेत्र को, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो इसे कलिंग तट के नाम से भी जानते हैं, कलिंग तट के नाम से भी जाना जाता है। कलिंग तट इस वजह से बोला जाता है, आपको पता है कि एक इतिहास में एक लड़ाई हुई थी जिसे कलिंग की लड़ाई बोलते हैं, और ये लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व लड़ाई हुई थी। 261 ईसा पूर्व में ये लड़ाई हुई थी कलिंग की। और कलिंग कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। और लड़ाई जो हुई थी मैं आपको बता दूं, इस वजह से ये नाम है, सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के साम्राज्य, और एक जो शासक था वो था शासक खारवेल। ये उड़ीसा पर उस समय शासन करते थे, कलिंग पर। ये जैन धर्म को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे, जैन धर्म को मानते थे, और ये इधर थे, आपको पता है। इस लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपनाया इन्होंने, कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। तो चूँकि एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई, इस वजह से उड़ीसा में उस एरिया को या उस समुद्री क्षेत्र को कलिंग तट भी कहते हैं, ठीक है। समझ पाए होंगे आप, इसे नोट कर लेना, मैंने जानकारी के लिए बता दिया। कलिंग तट भी कहते हैं, उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का जो समुद्री क्षेत्र है या समुद्री एरिया है, यहाँ पर कोई विशेष नाम नहीं है। पश्चिम बंगाल के पास आकर के कुछ नदियाँ गिरती हैं, उस एरिया को या उस इलाके को क्या बोलते हैं? सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सुंदरवन का क्या है? डेल्टा है बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल के पास। एक अलग पॉइंट है, समुद्री एरिया का नाम नहीं है, जो बस डेल्टा का नाम मैंने आपको बता दिया है। 2 नदियां गिरती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? एक जमुना बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और एक आपकी बनाती है पद्मा। ये दोनों नदियां मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा, जिसका 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में और 1/3 हिस्सा पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस डेल्टा की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसका 2/3 हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश के हिस्से में आता है, और इसका 1/3 हिस्सा पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। किसका? सुंदरवन का डेल्टा का। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, कई बार परीक्षा, अभी राजस्थान पुलिस के पेपर में आया था यही सेम क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताइए कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है। डेल्टा होता क्या है कि जो नदियाँ अपने साथ अवसाद या कंकड़ पत्थर वगैरह बहा करके लाती हैं, बालू वगैरह के कण, उन कणों को नदी गिरने से पहले मुहाने पर छोड़ जाती है। तो उसी स्थिति को, उसी आकृति को, उसी शेप को डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये सुंदरवन का डेल्टा यहाँ फेमस है, दोनों नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया शुरू से, फिर एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था। गुजरात में आप आएंगे, अरब सागर से लगा हुआ है, कोरी क्रीक बोलते हैं इसको, या सर क्रीक कहते हैं। और ये एक विवादित स्थल है, मैं ये भी साथ साथ आपको बताता चलो, ये एक विवादित जगह है, विवादित स्थल है। विवादित स्थल कौन कौन से 2 देशों के बीच में है? आपको पता है, गुजरात तो भारत का हिस्सा है, और दूसरा पाकिस्तान की भी सीमा यहाँ से लगती है। मैंने पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों में गुजरात भी है, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटक में आप आएंगे, अरब सागर के किनारे जो समुद्री क्षेत्र है उसे कन्नड़ बोलते हैं या उसे कोंकण बोलते हैं। कन्नड़ तो खैर भाषा है, आपको पता है, कर्नाटक में भाषा के आधार पर राज्य बने हुए हैं तो बोला जाता है। केरल में आएंगे तो केरल का जो समुद्री क्षेत्र है काफ़ी फेमस है, मालाबार समुद्री तट के नाम से जाना जाता है। और मालाबार ही इलाके में एक विद्रोह भी हुआ था 1921 में, गांधी जी के सत्याग्रह के दौरान, जो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था उसके दौरान एक मालाबार विद्रोह भी हुआ था। वो हुआ था 1921 में, मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है वैसे, वो वहाँ के लोगों ने किया था केरल में। तो केरल का जो इलाका है वहाँ मोनाजाइट होता है, थोरियम होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। इधर आएंगे तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, दोनों के जो समुद्री क्षेत्र हैं, ये वाले जो समुद्री एरिया है दोनों का, इस इलाके को, इस क्षेत्र को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और इसकी जो कुछ विशेषताएं, सर्दियों में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है। एकमात्र राज्य जो सर्दियों में वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु है। और बहुत सारी खासियतें जो अलग अलग वीडियोस में आएंगी आपके लिए।
उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट है, काफ़ी प्रसिद्ध है। उड़ीसा का जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ हिस्सा है, इसे कलिंग तट के नाम से भी जाना जाता है। और कलिंग की विशेषता थोड़ी सी मैंने लिखी हुई है, हिस्ट्री के हिसाब से है। इधर पश्चिम बंगाल का समुद्री एरिया, कोई विशेष नाम नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ नदियाँ गिरती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये सुंदरबन का डेल्टा इस हिस्से में बनता है, जो कि उसका हिस्सा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो सेकंड इंडियन ज्योग्राफी का छोटा सा जो टॉपिक था आपके सामने, वो था हमारा समुद्री सीमाओं का। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा मैसेंजर पर, फेसबुक के माध्यम से, या जो भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उसके माध्यम से शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगरा क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।